नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे और आप देख रहे हैं स्टडी इंडिया। लखनऊ विश्वविद्यालय बीए फोर्थ सेमेस्टर हिंदी के फर्स्ट पेपर यानी हिंदी उपन्यास साहित्य की एक क्लास में मैं पुनः आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लास में मैंने हिंदी उपन्यास के उद्भव और विकास पर कुछ बातें की थी और मैंने अंतिम अपनी बात यहाँ पर समाप्त की थी कि लाला श्रीनिवास दास ने 1882 ईस्वी में परीक्षा गुरु का प्रकाशन किया और आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास की संज्ञा दी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि इस पर जो ढंग था यानी जो तर्ज थी वो अंग्रेजी की थी, यानी अंग्रेजी के ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास शुक्ल जी ने ऐसा कहा। अब जरा आगे हम ये जान लेते हैं कि ये जो परीक्षा गुरु प्रकाशित हुआ और इसके साथ साथ और भी अन्य कई उपन्यास प्रकाशित हुए, लेकिन अलग अलग विद्वानों की, अलग अलग समीक्षकों की राय एक दूसरे से मेल नहीं खाती। अगर बात ये की जाए कि हिंदी में जो पहला उपन्यास है उसे किस उपन्यास को हम हिंदी का पहला उपन्यास माने, तो इस बात को लेकर के विद्वानों में मतभेद है। चलिए देख लेते हैं। 3 विद्वान हमारे सामने हैं। इन तीनों की राय अलग अलग है। सबसे पहले हम ले रहे हैं डॉक्टर गोपाल राय को। डॉक्टर गोपाल राय जी हिंदी उपन्यासों पर एक बहुत बड़ा काम कर चुके हैं। तो डॉक्टर गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त का लिखा हुआ देवरानी जेठानी की कहानी, इसे कहा है ये पहला उपन्यास है। देखिए, नाम इसका कहानी है, लेकिन है ये उपन्यास। नाम क्या है? देवरानी जेठानी की कहानी। लिखा कब गया? 1870 ईस्वी में। लेखक का नाम क्या है? पंडित गौरी दत्त। तो डॉक्टर गोपाल राय साहब का ऐसा मानना है कि पंडित गौरी दत्त का लिखा हुआ देवरानी जेठानी की कहानी 1870 ईस्वी, यह उपन्यास पहला उपन्यास है हिंदी का। 1870 के कुछ समय बाद यानी 1877 ईस्वी में एक और उपन्यास लिखा गया और उसका नाम है भाग्यवती। लेखक हैं कौन इसके? इसके लेखक हैं श्रद्धाराम फिल्लौरी। तो डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ऐसा मानते हैं कि श्रद्धाराम फिल्लौरी ने जो भाग्यवती लिखा 1877 ईस्वी में, वो हिंदी का पहला उपन्यास है। और फिर हमारे सामने आते हैं सबसे बड़े आलोचक समीक्षक आचार्य शुक्ल जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लाला श्रीनिवास दास के 1882 ईस्वी में लिखे हुए उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हिंदी के पहले उपन्यास को लेकर के अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय है। लेकिन अगर आपको एक लाइन में ये बात समझनी हो कि वास्तव में किसे माना जाएगा, तो लाला श्रीनिवास दास के परीक्षा गुरु को ही पहला उपन्यास माना जाएगा हिंदी साहित्य का। तो चलिए अब हम ये जान लेते हैं कि हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास शब्द का सबसे पहला प्रयोग किसने किया था। यानी जो नॉवेल है उसे हिंदी में उपन्यास के अर्थ में सबसे पहली बार किसने प्रयोग किया था इस शब्द का? तो इसका सबसे पहला प्रयोग किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। हुआ क्या कि 1875 ईस्वी में भारतेंदु एक पत्रिका निकालते थे, उसका नाम था हरिश्चंद्र चंद्रिका। तो इसमें उन्होंने एक उपन्यास जैसा ही एक कोई लेख लिखा और कई सीरीज में उसे प्रकाशित किया। उस अपने आलेख को, वो उपन्यास ही था और उसका नाम था मालती। तो इस अपनी रचना मालती के लिए, जो कि ये रचना अपूर्ण थी, ये उसे पूरी नहीं कर पाए, 6-7 अंकों में प्रकाशित हुआ, उसके बाद ये बंद हो गया। तो 1875 में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिश्चंद्र चंद्रिका में प्रकाशित अपनी एक अपूर्ण रचना मालती के लिए हिंदी में उपन्यास शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। किसने किया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। चलिए अब अगले पायदान पर हम ये जरा समझ लें कि उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य क्यों कहा गया, जबकि ये गद्य है। महाकाव्य तो पद्य होते हैं, लेकिन फिर भी गद्य की इस विधा उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य कहा गया।
ऐसा क्या कारण है? देखिए, जब हमने अभी पिछली क्लास में उपन्यास शब्द की चर्चा हम कर रहे थे, तो उसका जो एक संपूर्ण अर्थ निकल करके आया था उपन्यास शब्द का, वो क्या था? वो ये था कि सामाजिक जीवन के अत्यधिक निकट जो रचना हो, उसे हम उपन्यास कहते हैं। तो सामाजिक जीवन के अत्यधिक निकट होने के कारण ही उपन्यास को क्या कहा गया? आधुनिक युग का महाकाव्य कहा गया। अब जरा हम उन परिस्थितियों को समझते हैं कि ये सामाजिक जीवन के अत्यधिक निकट कैसे बना या कैसे हुआ ऐसा। देखिए, उपन्यास की जो विधा है उसमें और जो हमारा सामाजिक जीवन है या सामाजिक संरचना है, उसमें बहुत गहरे संबंध हैं। जरा समझते हैं इसको थोड़ा 2-4 बातों में। जब नगरीकरण हुआ, तो नगरीकरण के साथ ही समाज की जो संरचना थी वो भी जटिल होती चली गई। क्यों जटिल होती चली गई? जरा समझेंगे इसको। जटिल होती चली गई इसलिए कि नगर में भिन्न भिन्न परिवेशों, भिन्न भिन्न मूल्यों से संबंधित लोग एक साथ आकर के रहने लगे। जैसे मान लीजिए कि रायबरेली एक नगर है। अब इस रायबरेली नगर में यहाँ के 25-30 किलोमीटर के एरिया के विभिन्न क्षेत्रों के, विभिन्न गांवों के, विभिन्न पूर्वों को, विभिन्न छोटे छोटे कस्बों के लोग आकर के नगर में रहने लगे। तो हुआ क्या कि जो नगर की संरचना है, नगर का जो समाज है, उसकी संरचना जटिल हो गई। जटिल कैसे हो गई? क्योंकि यहाँ पर भिन्न भिन्न परिवेशों के और भिन्न भिन्न मूल्यों से संबंधित लोग आकर के निवास करने लगे। जाति है, धर्म है, ये सब संरचनाएं जो गांवों में या पूर्वों में या छोटी छोटी जगहों पर बड़ी जटिल थीं, वो नगरों में आकर के टूटने लगी। ये इस जाति का हम इसके साथ नहीं बैठेंगे, ये इस धर्म का इसके साथ हम अपना खान पान नहीं रखेंगे। ये सारी चीज़ें जो संकीर्ण सोचें थीं, जो संकीर्ण विचारधारा थी जाति और धर्म को लेकर के, वो नगर में आकर के टूटने लगी। पहला तो काम ये हुआ। दूसरा क्या हुआ कि नगरों में संयुक्त परिवार की व्यवस्था भी बिखर करके टूट गई। उधर टूटा क्या? जाति और धर्म के बंधन टूटे, और दूसरी तरफ टूटा क्या? ये टूटा कि जो गांवों में संयुक्त परिवार की परंपरा थी अभी तक, वो धीरे धीरे नगरों में जब जैसे ही आई, तो यहाँ पर एकल परिवार की व्यवस्था बनने लगी। यानी संयुक्त परिवार टूट करके एकल परिवारों में बदल गए। अब इन सभी कारणों से एक ऐसा समाज पैदा हो गया जिसमें समरूपता नहीं थी। समरूपता कैसे होगी? क्योंकि भिन्न जाति है, भिन्न धर्म है, संयुक्त परिवार टूट करके बिखर गए हैं, तो समरूपता नहीं थी, विषमरूपता थी। तो ऐसे बिखरे हुए समाज को, जहाँ पर तमाम बिखराव हों, ऐसे बिखरे हुए समाज को कविता में हम नहीं बांध सकते थे। इसको समेटने के लिए हमें गद्य की आवश्यकता पड़ी, और इसी बिंदु पर उपन्यास को हम क्या कहते हैं? महाकाव्य का वो सब्स्टिट्यूट बन गया। कविता में जो महाकाव्य था, महाकाव्य जो है वो काव्य की विधा है, तो काव्य की विधा इस बिंदु पर आकर के वो उपन्यास में चेंज हो गई। इसलिए हम क्या कहते हैं कि जिस चीज़ को हम कविता में नहीं समेट सके, उसे हमने गद्य में समेटा, और इसी बिंदु पर उपन्यास महाकाव्य का स्थानापन्न बन गया, यानी सब्स्टिट्यूट बन गया। अच्छा, फिर जरा इसके आगे हम समझने का ये प्रयास करते हैं कि कविता के क्षेत्र में जो महाकाव्य विधा है और उपन्यास गद्य के क्षेत्र में, जिसे हम आज आधुनिक गद्य के क्षेत्र में उपन्यास को महाकाव्य की संज्ञा दे रहे हैं, इन दोनों महाकाव्यों में मूल रूप से क्या कोई अंतर भी है क्या? निश्चित रूप से अंतर होगा, नहीं तो क्यों कहते इसे महाकाव्य? अंतर क्या है समझिए आप। इन दोनों विधाओं में कुछ समानता है और कुछ असमानता है। समानता क्या है? सबसे पहले समानता को समझ लेते हैं। समानता ये है कि ये दोनों, यानी काव्य का महाकाव्य और गद्य का महाकाव्य, ये दोनों अपने सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का पूरी समग्रता के साथ चित्रण करते हैं। यानी महाकाव्य और उपन्यास, ये दोनों अपनी सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का पूरी समग्रता के साथ चित्रण करते हैं। वो जिस चीज़ को उठाते हैं उसको A to Z तक ले जाते हैं, यानी सब कुछ बता देते हैं। ये तो एक समानता हुई। लेकिन अंतर क्या है? अंतर ये है कि जो महाकाव्य है
वो मध्यकालीन, आदर्शवादी और काव्यात्मक विधा है। 3 चीज़ें हैं। क्या क्या है? मध्यकालीन है, मध्यकाल में इसका बहुत बोलबाला रहा महाकाव्य का, तो महाकाव्य तो मध्यकालीन है। दूसरा क्या? दूसरा, महाकाव्य का एक लक्ष्य होता था कि हम इस महाकाव्य के द्वारा आदर्शवाद की स्थापना करेंगे, तो आदर्शवादी था। और काव्यात्मक विधा तो ही है, आप जानते ही हैं। लेकिन उपन्यास में क्या हुआ? जबकि जो उपन्यास है वो आधुनिक है, गद्यात्मक है और यथार्थवादी विधा है। 3 स्तरों पर अंतर चल रहा है। महाकाव्य जो है वो मध्यकालीन है, तो उपन्यास क्या है? आधुनिक है। महाकाव्य अगर आदर्शवादी है तो उपन्यास क्या है? यथार्थवादी है। महाकाव्य अगर काव्यात्मक है तो उपन्यास क्या है? गद्यात्मक है। इसीलिए राल्फ फॉक्स ने अपना जो लेख लिखा था द नॉवेल एज एन एपिक, वहाँ पर उपन्यास को क्या कहा था? महाकाव्य कहा था। वहाँ पर क्या कहा था? महाकाव्य बताया था। तो इस तरह से हमने उपन्यास को आधुनिक युग का महाकाव्य क्यों कहा जाता है, और काव्य से और महाकाव्य से और इस काव्य में इन दोनों में समानता क्या है और इन दोनों में अंतर क्या है, ये मैंने आज सीखा। तो बस सीखने सिखाने का ये ऐसे ही उपक्रम चलता रहेगा। अगली किसी एक वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।